बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड विटामिन्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये सारे क्या हैं जो हमारी बॉडी में इस्तेमाल होते हैं, हमारी बॉडी का जो है वो बहुत ज़्यादा हिस्सा बनाते हैं, मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होते हैं, डाइजेशन में और बाकी सारे जो मामला हैं उनमें ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अहम किरदार अदा कर रही हैं। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और एंजाइम्स के बारे में। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। Carbohydrates are defined as biomolecules containing a group of naturally occurring carbonyl compounds, aldehydes and ketones and several hydroxyl groups। अब वो कह रहा है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या है, बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि नेचुरली अक्रिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? एल्डिहाइड्स और केटोन्स। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप्स भी हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, usually with a hydrogen oxygen atom ratio of 2:1 as in water। अब वो कहता है कि इसमें ज़्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है जिनकी रेशो, जिसमें के कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स की रेशो क्या होती है? 2:1, जैसे कि होता है पानी के अंदर। द जनरल फार्मूला CxH2OY is commonly used to represent many carbohydrates which means watered carbon। अब वो कहता है कि जिसका जनरल फार्मूला है जिसमें हमने CX लिखा हुआ है और H2OY लिखा हुआ है, अब इसका मतलब ये है कि इसमें पानी तो है ही और कार्बन के एटम्स भी हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, और इसको हम ज़्यादातर क्या कहते हैं? वाटर्ड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxyaldehydes and polyhydroxyketones or substances which give these on hydrolysis। अब वो कह रहा है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन्स हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें ये सब देते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस, कि मतलब जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये हमें पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन्स देते हैं। Carbohydrates are probably the most abundant and widespread organic substances in nature and they are essential constituents of all living things। अब वो कह रहा है कि ये जो हैं वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। अभी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये जो हमारे पास नेचुरली बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं तमाम लिविंग थिंग्स का। Carbohydrates are formed by green plants and from carbon dioxide and water during the process of photosynthesis। अब वो कह रहा है जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये बनते कैसे हैं? ग्रीन प्लांट से, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। Carbohydrates serve as energy source and as essential structural components in organisms। In addition, part of the structure of nucleic acid which contain genetic information consists of carbohydrate। अब वो कहता है कि ये सबसे पहले तो एनर्जी सोर्स है और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। उसके अलावा वो कह रहा है ये न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर भी है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। ये सब किस पे बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। आगे हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मैनी फ्रूट्स कंटेन सिंपल शुगर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज। ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड ग्लैक्टोज। अब ये सारे जो फ्रुक्टोज हैं, ग्लैक्टोज हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। Lactose may be found in large quantities in milk and other dairy products. Maltose may be found in a variety of foods including cereal, beer, potatoes, processed cheese and pasta। अब इन सब चीज़ों में क्या पाया जाता है? माल्टोज। आगे सुक्रोज is derived from sugar and honey, both of which include trace quantities of vitamins and minerals। ठीक है, ये सब इसके सोर्सेज हैं। आगे वो कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स इन हेल्दी फूड कंसिस्ट ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट सोर्सेज विच इंक्लूड कॉर्न, पोटैटोज, मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब वो कह रहा है जो नेचुरली हम जहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं वो सब क्या हैं? इन चीज़ों में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स डैट वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइव्स आर इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स। These sugars can be in the form of glucose, sucrose, fructose, cellulose, maltose, etc। अब वो कह रहे हैं कि सबसे कॉमन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं सारे किसकी फॉर्म में होते हैं? शुगर की फॉर्म में। और हमारे पास कौन कौन से हैं? ग्लूकोज है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, सेलुलोज और माल्टोज हैं। ठीक है, आगे उसने हमें बता दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब कार्बोहाइड्रेट्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं इसलिए उसने उसको क्लासीफाई कर दिया है डिफरेंट कैटेगरीज में। The main classification of carbohydrate is done on the basis of hydrolysis। This classification is as follows।
सबसे पहले क्या है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड एनी फर्दर। दे हैव द जनरल formula of CH2ON. Some common examples are glucose, ribose, etc. अब मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड्स वो हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट के जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, और इनका जनरल फार्मूला क्या है? CH2ON। और इसकी कॉमन एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? ग्लूकोज और राइबोज। उसके बाद हैं ओलिगोसेक्राइड्स। अब ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स दैट ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड 2 to 10 स्मॉलर यूनिट्स और मोनोसेक्राइड्स आर ओलिगोसेक्राइड्स। अब ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह के होते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस पे हमें 2 से 10 जो है वो मोनोसेक्राइड्स या स्मॉलर यूनिट्स में वो डिवाइड हो जाते हैं जब हम उनको हाइड्रोलाइज करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स। दे आर अ लार्ज कैटेगरी एंड फर्दर डिवाइड्स इनटू वेरियस सब कैटेगरीज। अब वो कह रहा है ये एक लार्ज कैटेगरी और इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है वेरियस कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में। 3 एग्जांपल्स ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स आर रेफिनोज, फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड्स एंड ग्लैक्टो ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, अब रेफिनोज और फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं वो प्लांट ड्राइव्ड ओलिगोसेक्राइड्स हैं, जबकि ग्लैक्टो ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो डेयरी ड्राइव्ड ओलिगोसेक्राइड्स हैं। ठीक है, उसके बाद है डाइसेक्राइड्स। A further classification of oligosaccharides. These gives 2 units of the same or different monosaccharides on hydrolysis. अब डाई से पता चल रहा है कि इसमें 2 बनेंगे, तो वो कहता है कि जो डाइसेक्राइड्स हैं ये हमें 2 यूनिट्स देते हैं मोनोसेक्राइड्स के, वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ईच। जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनता है? एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रुक्टोज बनता है। इसका मतलब क्या है कि जो सुक्रोज है वो क्या है? एक डाइसेक्राइड है। वेयर एज माल्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी ग्लूकोज। तो जो माल्टोज है उसको हम जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स देता है वो। ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी क्या है? एक डाइसेक्राइड है। उसके बाद है ट्राइसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट्स दैट ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स whether same or different। an example is raffinose। अब ट्राई से पता चल रहा है 3, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हाइड्रोलाइसिस पे हमें 3 मॉलिक्यूल्स देते हैं मोनोसेक्राइड्स के, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, उनको इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है? रेफिनोज। उसके बाद है टेट्रासेक्राइड्स। एज द नेम सजेस्ट दिस कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अब टेट्रा से पता चल रहा है कि इसमें 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो कह रहा है कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें हाइड्रोलाइसिस पे 4 मॉलिक्यूल्स देते हैं मोनोसेक्राइड्स के, वो क्या कहलाते हैं? टेट्रासेक्राइड्स। इसकी एग्जांपल क्या है? स्टैचनोज, ये इसकी एग्जांपल है टेट्रासेक्राइड की। उसके बाद है पॉलीसेक्राइड्स, द फाइनल कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दीज गिव अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स व्हेन दे अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। अब वो कहता है ये हमें एक लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स देते हैं। अब पॉली से पता चल रहा है कि पॉली का मतलब होता है मैनी, तो ये हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मोनोसेक्राइड्स देते हैं जब हम इनको हाइड्रोलाइज करवाते हैं। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट एंड आर आल्सो नोन एज नॉन शुगर्स। सम कॉमन एग्जांपल्स आर स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। अब स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है वो पॉलीसेक्राइड की एक एग्जांपल है। अब इसकी हमारे पास क्या क्लासिफिकेशन है? सबसे पहले है मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में 1 शुगर मॉलिक्यूल होता है, इसकी एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज। डाइसेक्राइड में 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसकी एग्जांपल क्या है? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ओलिगोसेक्राइड हमें 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स देते हैं हाइड्रोलाइसिस पे, इसकी एग्जांपल क्या है? रेफिनोज और स्टैचिनोज। उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो 10 या उससे ज़्यादा हमें शुगर के मॉलिक्यूल्स देते हैं, और इसकी एग्जांपल क्या है? स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। ठीक है, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन और समरी थी किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। उसने मेरे साथ साथ एग्जाम्पल्स भी बता दिए हैं इसकी। नेक्स्ट हमारे पास है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में क्या है? ड्यूरिंग डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सॉल्युबल शुगर्स दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी। अब वो कहता है डाइजेशन के दौरान क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रोक होते हैं सिंपलर और सोल्यूबल शुगर्स में, जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे इंटेस्टाइनल वॉल से सर्कुलेटरी सिस्टम में, और फिर वहाँ से वो पूरी बॉडी में हमारे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं।
Carbohydrate digestion begins in the mouth with the action of salivary amylase on starches and ends with monosaccharides being absorbed across the epithelium of the small intestine. अब वो कह रहा है जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है हमारे मुंह से ही, जहाँ पे कि सलाइवरी अमाइलेज एक्शन करता है स्टार्चेस पे और वो एंड होते हैं मोनोसेक्राइड्स में। अब ये जो मोनोसेक्राइड्स बनते हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसमें, एपिथेलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स की। मतलब शुरू से ही जब हम खुराक मुंह में डालते हैं वहीं से कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। Once the absorbed monosaccharides are transported to the tissues, the process of cellular respiration begins. Carbohydrate metabolism is the series of biochemical processes responsible for the formation, breakdown and interconversion of the carbohydrates in living organism. अब वो कह रहा है कि जैसे ही जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन इनकी स्टार्ट हो जाती है टिश्यूज़ में। तो जब टिश्यूज़ में जब पहुंच जाते हैं मोनोसेक्राइड्स तो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इससे क्या होता है जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो कहता है कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि फॉर्मेशन करता है, ब्रेकडाउन करता है और इंटरकन्वर्जन करता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। Carbohydrate metabolism is the fundamental biochemical process that ensures a constant supply of energy to living cell. अब वो कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी है कि जो सेल्स को एनर्जी देता है, इससे जो है लिविंग सेल्स हमारी बॉडी के उनको एनर्जी मिलती है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पाथवेज। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अकर इन द फॉलोइंग पाथवेज लिस्टेड बिलो। ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले है, इसमें क्या है, दिस इज़ अदरवाइज कॉल्ड द एम्बडन मायरहोफ पाथवे। दिस इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड लैक्टेट। अब वो कह रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, कन्वर्जन होती है ग्लूकोज की पायरुवेट में और लैक्टेट में। उसके बाद है सिट्रिक एसिड साइकिल। अब सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या होता है, दिस इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज द क्रेब्स साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इन दिस प्रोसेस एसिटाइल को इज ऑक्सीडाइज टू CO। अब इसमें क्या होता है कि ये भी हम क्रेब्स साइकिल्स को इससे हम रेफर करते हैं या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड से। और इस प्रोसेस में क्या होता है जो एसिटाइल को ए है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में। उसके बाद है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस इज द प्रोसेस दैट अलाउज द बॉडी टू फॉर्म ग्लूकोज फ्रॉम नॉन हेक्सोन प्रिकर्सर्स particularly glycerol, lactate, pyruvate, propionate and glucogenic amino acids। अब वो कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि ये हमारी बॉडी को अलाउ करता है कि वो ग्लूकोज बनाए नॉन हेक्सोन प्रिकर्सर से, जैसे कि जो कि जिनमें के 6 मॉलिक्यूल्स नहीं हैं कार्बन के। अब ये बाकी उसने नाम बता दिए सबके कि इनसे वो क्या बनाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोनियोजेनेसिस एसेंशियली रिवर्सेस ग्लाइकोलाइसिस, कि ये ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था, ग्लूकोज की कन्वर्जन हो रही थी दूसरों में, अब इसमें दूसरों से कन्वर्ट होगा ग्लूकोज, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है। उसके बाद है ग्लाइकोजेनेसिस। इन दिस पाथवे ग्लाइकोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज से क्या बन जाती है, ग्लाइकोजन। उसके बाद है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, कि ये ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन का एक प्रोसेस है। उसके बाद है हेक्सोन मोनोफॉस्फेट शंट। It can also be called a pentose phosphate pathway or direct oxidative pathway. It is an alternative pathway for the tricarboxylic acid cycle, TCA cycle and glycolysis। अब वो कहता है कि इसमें क्या होता है कि ये एक, इसको हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक अल्टरनेटिव पाथवे है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का या ग्लाइकोलाइसिस का। उसके बाद है यूरोनिक एसिड पाथवे। It is an alternative oxidative pathway for glucose that involves the conversion of glucuronic acid to glucose। अब ये एक अल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव पाथवे है जिसमें के कन्वर्जन होती है ग्लूक्रोनिक एसिड की ग्लूकोज में थ्रू अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक प्रोसेसेस नॉन एज द यूरोनिक एसिड पाथवे। Certain carbohydrates like lactose and glucose are transformed into matching uronic acid derivatives. Uronic acids are important constituent of glycosaminoglycans, proteoglycans and other physiologically relevant compounds। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें जो है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज हैं ये कन्वर्ट होते हैं अपने जो मैचिंग इनके यूरोनिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं इनके अंदर,
और ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स का, प्रोटियोग्लाइकन्स का और दूसरे जो फिजिकल रेलिवेंट कंपाउंड है इन सब का। ठीक है, उसके बाद है ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टोज एंड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लैक्टोज। फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म, इट इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, उसके बाद क्या है अमाइनो शुगर एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड मेटाबॉलिज्म। इट इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ग्लूकोज की इनएक्टिव फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। इट इज़ स्टोर्ड इन द मसल्स एंड लिवर फॉर यूज व्हेन नीडेड। और ये हमारे मसल्स और लिवर में स्टोर होती है जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, हम इसको फिर उस वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं। 2 कॉमन पाथवेज इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म आर ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ये 2 इसके हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवेज हैं।